हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एक टॉपिक। हम देख रहे थे जैव प्रौद्योगिकी। तो जैव प्रौद्योगिकी में आप इधर का टॉपिक संबंध रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के पहले देख चुके होंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब संबद्ध अवधारणाएं या रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, देखने की कोशिश करते हैं आखिर है क्या। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए, ठीक है। तो जैविक प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ना है तो ये सब टर्म कुछ होना चाहिए। कह डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है जो प्रोटीन के साथ मिलकर गुणसूत्र की संरचना बनाता है। कह यह कोशिका के केंद्र में धागे के रूप में फैला रहता है। कह डीएनए की कुछ मात्रा केंद्रक के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में भी पाई जाती है, ठीक है। तो ये सब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि डीएनए न्यूक्लियस के अलावा कहाँ पाया जाता है। मूल रूप से डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है यानी हेरिडेटरी मटेरियल है जो लक्षणों या गुणों को माता पिता से संतानों में पहुंचाने का कार्य करता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए लंबा, अशाखित तथा सर्पिलाकार होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में यह वृत्ताकार होता है। डीएनए अनेक न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। डीएनए की संरचना 3 प्रकार के पदार्थों से होती है। इसमें क्या क्या होता है? नाइट्रोजन बेस यानी नाइट्रोजनी क्षार, ठीक है, शर्करा होता है और फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है। इसको आप फिगर में यहाँ पे हम देखेंगे। एडेनिन और थायमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बंध होता है, तो ये भी देख सकते हैं। तथा साइटोसिन एवं गुआनिन के बीच 3 हाइड्रोजन बंध होता है। तो ये कहाँ से आया? ये भाग आपका है नाइट्रोजनी क्षार का ही है, एडेनिन, थायमिन और साइटोसिन और गुआनिन। ध्यान देने योग्य बात है कि एडेनिन एवं थायमिन केवल आपस में ही बंध बना सकते हैं और इसी प्रकार साइटोसिन एवं गुआनिन भी केवल एक दूसरे के साथ बंध बना सकते हैं। देख सकते हैं आप कि डीएनए जो होता है नाइट्रोजनी क्षार इसमें होता है, शर्करा यानी जिसको पेंटोस सुगर भी यहाँ पे बोलेंगे उसमें होता है फॉस्फेट ग्रुप। तो नाइट्रोजनी क्षार प्यूरिन में आएगा एडेनिन, ठीक है, और गुआनिन। फिर है पिरामिडिन जो है साइटोसिन, ठीक है, के रूप में, और यहाँ थायमिन के रूप में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक फिगर यहाँ पे है, इसको आप देख लीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं। जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की संरचना का द्विकुंडली नमूना प्रस्तुत किया था, जिसके लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो द्विकुंडली नमूना ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में इसने बताया था। तो ये हो जाएगा जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। करें डीएनए की प्रकृति, डीएनए रिप्लिकेशन। डीएनए प्रतिकृति ऐसी जैविक प्रक्रिया है जो सभी सजीवों में संपन्न होती है और उनके डीएनए की प्रति बनाती है, यानी फोटोकॉपी करना। इंटरफेज के दौरान होने वाली डीएनए प्रतिकृति जैविक वंशानुक्रम का आधार होती है। बहुत सारा बायोलॉजिकल टर्म है, वो हम समझा नहीं पाएंगे अभी। जब एक युग्मित डीएनए अणु उस अणु की एक समान 2 प्रतिकृतियां उत्पन्न करता है, तब डीएनए प्रतिकृति प्रक्रिया प्रारंभ होती है। मूल युग्मित डीएनए अणु की प्रत्येक धागानुमा संरचना की उत्पत्ति के लिए एक नमूने के भांति कार्य करती है। चलिए इसको आगे देखते हैं। किसी कोशिका में विशिष्ट स्थानों पर डीएनए प्रतिकृति प्रक्रिया प्रारंभ होती है। मूल स्थान पर डीएनए के पृथक्करण और नए धागानुमा संरचनाओं के संश्लेषण से एक प्रतिकृति शाखा बनती है। इस शाखा से कुछ प्रोटीन जुड़े होते हैं, ये डीएनए संश्लेषण में मदद करते हैं।
नमूना रूपी धागानुमा संरचना के साथ संगत न्यूक्लियोटाइड्स जोड़कर डीएनए पॉलीमरेज नए डीएनए को संश्लेषित करता है। कर डीएनए प्रतिकृति कोशिका के बाहर कृत्रिम रूप से भी संश्लेषित की जा सकती है। तो क्या बोल रहा है, डीएनए का जो यहाँ पे रिप्लिकेशन बनाना है या फिर उसका प्रतिकृति बनाना है, उसको आर्टिफिशियल रूप से भी यहाँ पे बनाया जा सकता है। कर कोशिकाओं से अलग किए गए डीएनए पॉलीमरेज और कृत्रिम डीएनए प्राइमर का उपयोग डीएनए संश्लेषण को प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। चलिए आइए देखते हैं राइबोन्यूक्लिक के बारे में। तो राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड कोशिका द्रव्य में बिखरा रहता है। यह एक कुंडलित संरचना है। यह मुख्य रूप से प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेता है। आरएनए का मुख्य काम प्रोटीन निर्माण करना। यह एक गैर आनुवंशिक पदार्थ है, मतलब कि ये क्या है, एक तरह से आनुवंशिक गुणों को ढोने वाला या कैरी करने वाला नहीं होता है। यद्यपि यह कुछ विषाणुओं में आनुवंशिक पदार्थ की तरह भी कार्य करता है, लेकिन क्या है यहाँ पे विषाणु में जो है ये आनुवंशिक पदार्थ की तरह काम करता है, मनुष्य में नहीं। टोबैकोमोजिक वायरस में ये जो है आनुवंशिक पदार्थ के रूप में काम करता है। अब है आरएनए 3 प्रकार का होता है। मैसेंजर आरएनए, ठीक है, यहाँ पे है राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। तीनों के बारे में देखते हैं आखिर है क्या। यह डीएनए में अंकित सूचनाओं को प्रोटीन संश्लेषण स्तर पर लाने का कार्य करता है। तो जो भी इंफॉर्मेशन डीएनए में होता है उसको प्रोटीन संश्लेषण जहाँ पे जिस प्लेस पे होता है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस साइट के पास लाने का काम करता है ये मैसेंजर आरएनए। फिर है राइबोसोमल आरएनए। कर इसका निर्माण केंद्रिका में होता है, ठीक है। यह कोशिका में उपस्थित समस्त आरएनए का लगभग 80% होता है। इसका मुख्य कार्य राइबोसोम के संरचनात्मक संगठन में सहायता प्रदान करता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आरएनए का मुख्य भाग राइबोसोमल आरएनए होता है और ये लगभग 80% पूरे आरएनए का भाग भी होता है। कह ट्रांसफर आरएनए, यह सभी आरएनए में सबसे छोटा होता है। इसका मुख्य कार्य अमीनो अम्ल को प्रोटीन संश्लेषण स्तर पर लाना होता है, ठीक है। फिर है यहाँ पे वही ट्रांसफर आरएनए की संरचना जानने में भारतीय मूल के जीव विज्ञानी एच.जी. खुराना का महत्वपूर्ण योगदान है। उनके इस योगदान के लिए उन्हें निरेनबर्ग तथा रॉबर्ट हॉले के साथ संयुक्त रूप से 1968 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो हम पढ़ रहे थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में आप यहाँ पे डीएनए आरएनए के बारे में जानना है। उसके बाद आगे और भी रहेगा, अगले फ्राइडे को और इसमें जोड़ दिया जाएगा। बाकी आप इस डेटा को हमारे साइट पे यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता है बायोलॉजी हमको कम पता है, सही से नहीं समझा पाएंगे, ठीक है। लेकिन जो भी समझ में आया, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। चलिए तो आज भर के इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले दिन इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम के साथ, ठीक है।